Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 बजे लाइव आप हमारे साथ। जी मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन जो कि नहीं ज़ुहैब हसन नहीं, जेम्स बॉन्ड 007। आज टाइशा लगा ली, कुछ ज्यादा फॉर्मल हो गया। ज्यादा हो गया मतलब आज तो वो भी इसको क्या कहते हैं ये जो पॉकेट स्क्वायर। ओह हाँ, ये पैसे लिख रही दफा नाम पता है भूल जाती हूँ। वेरी नाइस। कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आप? नहीं आ गया हूँ ना, और कहाँ जाना मैंने यहाँ से। बस यहीं तक होता ही है, ये 2 घंटे होता है, उसके बाद जो होता है वो फिर कैजुअल। उसके बाद तो पहचाने नहीं जाते हम। नहीं वो बाहर हमें नहीं पहचानता कि ये वही है। वो कहते नहीं यार हो सकता है, लेकिन नहीं यार इतने गंदे कपड़े में नहीं हो सकते। ये लोगों को कैजुअल तो भी देखिए, कराची की गर्मी माहौल सारा, और वैसे भी यहाँ इवन फॉर्मल इवेंट्स में भी लोग बहुत कैजुअल ड्रेसअप होते हैं। कराची की वाइब कुछ ऐसी है। और टॉप स्टोरीज की भी हम बात करेंगे क्योंकि ज़ुहैब ने फौरन वहाँ कहते हैं टॉप स्टोरीज पे बना दिया। बहुत मटीरियल कंटेंट इतना ज्यादा होता है, खबरें देख रहे होते हैं तो पता नहीं क्या से। मैं तो जो ट्रंप और एलॉन मस्क की देख रही हूँ डेवलपमेंट, वो भी कुछ वापस कशीदगी होगी। पहले दोस्ती होगी थी, पहले दोस्ती होगी थी, लेकिन कैबिनेट में थे वो, और वो एक एजाजी उन्हें ओहदा मिला हुआ था कि भाई पॉलिसीज बनाएंगे वो टैक्स को लेके, इकोनॉमी। लेकिन खैर वहां भी मामला उनके इख्तलाफात हो गए। ये आपको पता ना टेस्ला के वो ओनर भी हैं मुझे, अरे वो तो स्पेसशिपों पे काम कर रहे हैं। तो अब ये हुआ है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुताल्लिक टैक्स की पॉलिसीज, टैरिफ की पॉलिसीज जो बन रही हैं उस पर उन्हें डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि टैक्स लगेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के। उनको लग रहा है कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, तो फिर वो कंपैरेटिव नहीं होगी। तो ये सारे मामलात हैं और दीगर भी कुछ मामलात हैं। ये जो बिल अभी लेकर आए हैं वो जो पास हुआ है 51, बहुत ही माइनर डिफरेंस से पास हो गया है वो। मतलब उनके ऊपर लेवी लगा रहे हैं, लेवी लगा रहे हैं जिस तरह हमारे ऊपर लगी है, वहां भी उनके ऊपर एलॉन मस्क पे लेवी लग रही है। लेकिन ये कि ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर मामलात पहुंचे कहां तक की वजह से बताया ना, फिर आपने जिक्र छेड़ दिया तो मामलात ही नहीं। आप ये देखो, जंग है 2 लोगों के दरमियान, एक द मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड, ठीक है जी, जिनकी बड़ी सुनी जाती है, टेका है, दूसरा द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये कैसी जंग है? और साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक है, तो अब ये कुछ वहां बात हो रही है, यानी टॉक ऑफ द टाउन ये बन गया है। उनसे सवालात भी हुए डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस पे देख सकते हैं। डिपोर्ट आप किसी नेशनल को ऐसे डिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अमेरिका में शायद कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर इसको जरा स्टडी करें, ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बाकायदा तौर पर सदारत संभालेगा। इसके साथ साथ एक हेनली रिपोर्ट आई है, और हेनली रिपोर्ट ये है कि उसमें भारत के बारे में बताया गया। बड़ी तशवीशनाक खबर है भारत के लोगों के लिए। अगर वो शो देख रहे हैं तो जरा देखते रहें, क्योंकि दूसरा सेगमेंट हमारा यही है कि भारत की इकोनॉमी नीचे जा रही है, नोज डाउन जा रही है, और वहाँ नेटवर्क जो लोग रखते हैं, जो अमीर तरीन तबका है, वो भारत से अब ब्रेन ड्रेन उसका हो रहा है। इसके साथ साथ उसका कैपिटल ड्रेन भी हो रहा है। तो ये बड़ी, तो ये मोदी की जो हैं पॉलिसीज, इतनी एक्सट्रीम पॉलिसीज, उसका नतीजा है। और ये कि इतने रिकॉर्ड, मैंने पहले शो में बात की थी कि इतनी जो है लोग जो हैं इमिग्रेट करके दूसरे मुल्कों में रिलोकेट हो रहे हैं, दूसरी जगह सेटल हो रहे हैं। कह रहे हैं कोई भी मुल्क हो, यहाँ से हमारी जान छुड़ाओ। सिख भाई परेशान है, मुसलमान परेशान है, जो अपने कहते हैं ना मॉडर्न थिंकिंग वाले जो हिंदूज हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, बंगाली लोग वहाँ सब परेशान है कि ये हो क्या रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। देखिए बिजनेसमैन अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त करता, तो कहते हैं कि यहाँ से निकलो। अच्छा, तकरीबन 350 के करीब फैमिलीज ऐसी बता रही है जिनकी नेट वर्थ बहुत ज्यादा है, और ये इसको एस्टिमेट उन्होंने लगाया है, एक रफ आइडिया, टेंटेटिव आइडिया है, उसमें तकरीबन $26 बिलियन, $26 बिलियन ये फ्लाइट हो रहा है वहां से, इंडिया से। फिर अब इंडिया का क्या होगा कि जो वो 5% संभाले हुए इकोनॉमी को, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बड़ी फड़ियां मारते हैं, बातें करते हैं, वो चले गए, तो उसके बाद जो 95% आम आवाम रह जाएगी, उससे आप ये कैसे वेपन्स के पैसे वसूल करेंगे जो आपने शॉपिंग करनी है? और या जो टेढ़े मेढ़े पुल बनाने हैं आपने, जो भोपाल में आपने बनाया, देखा है डिफेंस का हाल आपका वैसे ही। नहीं, आप भोपाल का इनका पुल देख लें, जो कि किसी वक्त भी गिर जाएगा। अजीब और गरीब टेढ़ा, दुनिया में ऐसा पुल नहीं बना जो मोदी ने बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे नहीं लगेंगे, लोगों में पैसे नहीं लगेंगे, और फिर डिफेंस पे पैसे नहीं लगेंगे, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? ये रिपोर्ट कितनी तशवीशनाक है, ये हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो लोगों का भी हमें पाकिस्तान में फीडबैक लेना है। इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से लोगों से बात करेंगे कि अब उनकी ज़िंदगी वो क्या समझ रहे हैं, कि क्या कोई बेहतरी आनी भी है या नहीं आनी। फिर एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया, क्रिकेट का T20 भी होगा ये। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहती कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे या सारे सारे मैचेस उन्होंने, हाँ देखे ना, उन्होंने बड़ा, ये पहले भारत में होना था। लो जी, भारत को एक और पड़ गई कि जो वहां मैचेस होने थे वो सीरीज, वहां कोई आना ही नहीं चाहता प्लेयर खेलने। आप पाकिस्तान को कह रहे थे इंडिया ना आना, कोई आना नहीं चाहता आपके मुल्क में, और अब सब शिफ्ट हो गया दुबई। ये बड़ा मजे का होने वाला है एशिया कप T20।
अच्छा, और उसके बाद आई थिंक वी हैव ऑलरेडी वन। हाँ, ये तो है, मैच से ये पहले बात, जीत you are गए। absolutely right। Thank अच्छा, you। अब हम एंटी एजिंग ड्रिप्स की बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में, तो वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्योंकि एक क्या कहते हैं ना, बॉर्डर पार एक्टर जिनका शिफाली का जिक्र हो रहा था कि उनकी जो डेथ हुई है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हालांकि वो फिट थी, तो उस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल, पता चला है कि 2-3 जी death ऐसी एंटी एजिंग इंजेक्शंस की वजह से हुआ। तो वो कौन से एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी ड्रिप्स हैं, क्या हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। बिल्कुल, ऐसे शो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने आलमी कशीदगी के दौर में अहम जिम्मेदारी, सिफारती जिम्मेदारी संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बाज़ाब्ता सदर बन गया है ऐसे वक्त में जब दुनिया में शदीद तनाज़ात हैं। और तनाज़ात क्या हैं आप बखूबी जानते हैं, सियासी तकसीम भी है, कसीरुल तरफ़ा इदारों की जो दीगर एक टकराव भी है, बढ़ते हुए शुबात हैं, इनका सामना है। तो इतनी कोई आसान नहीं है दुनिया में, लेकिन ऑनर की बात है। तो हम साबिक़ एम्बेसडर मसूद खान साहब ने ज्वाइन किया। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बर्निंग इशूज़ हैं पूरी दुनिया में, और इन्हीं बर्निंग इश्यूज में पाक भारत मामला भी है, कश्मीर का मसला भी है। तो एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, लोगों की नजरें होंगी कि किस तरह पाकिस्तान इसकी सदारत संभालता है। जी, मेरा ख्याल है कि आप सलामती काउंसिल का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान इस महीने सलामती काउंसिल का सदर मुकर्रर हुआ है, और पाकिस्तान की 2 साला टेन्योर है, जिसमें ये इम्कान है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान को 1 महीने के लिए सदर बनाया जाए। इस महीने में आपने जैसा कि कहा, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका एक पस मंज़र है, तनाजुर है। इस वक्त हाल ही में 2 जंगें हुई हैं। एक जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुई और बहुत ख़तरनाक जंग थी, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती थी। और दूसरी जंग इसराइल और ईरान ने, और उसमें अमेरिका भी शरीक हुआ, ये जंग थी, और ये भी पूरे नसर ख़ित्ते के लिए बल्कि आलमी निज़ाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक जंग थी। ऐसे तनाजुर में पाकिस्तान को ये क़यादत का रोल मिला है, और उसमें यह है कि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि, और सब लोगों को मालूम है कि सलामती काउंसिल में दाखिल होते ही पाकिस्तान को 2 इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। एक ज़िम्मेदारी जो है, जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, या टेररिज्म कमेटी है, उसका नायब सदर है पाकिस्तान, और जो तालिबान कमेटी है उसका सदर है। तो इसका मतलब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ करनी है अक़वाम मुत्तहिदा में, और ख़ास तौर से सलामती काउंसिल के हवाले से, तो उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। मैं ये भी बताऊँ आपको कि जब 2013 में मैं पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब था, इसी तरीके से हमें 2013 में जनवरी में सदारत मिली थी, और उस वक्त जो है हमने 2 चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की थी। एक कि पीस कीपिंग को कैसे मौसर बनाया जाए, और दूसरा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ क्या अक़वाम मुत्तहिदा का लाए अमल और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। तो अब दोबारा जो अब इस मरतबा सदारत मिली है, इस वक्त जो मुस्तक़िल मंदूब हैं, उनका नाम आसिम इफ्तिखार है, उस वक्त मेरे साथ थे, 2013 में वो मेरे साथ थे, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि क्योंकि वो बहुत लायक हमारे सफारतकार हैं, तो उनको ये एजाज़ मिला है। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। सर, आप ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को सलामती काउंसिल में कौन से ऐसे आलमी मसाइल है जिन पे सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए और उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने में पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत जो है वो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि किस तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए, गुफ्त-ओ-शुनीद के ज़रिए आलमी तनाज़ात को हल किया जाए, न कि जंग के ज़रिए। और ये जो है, ये जो इस वक्त जो मरकज़ी मौजू होगा और मरकज़ी नुक्ता होगा जो ज़ेर बहस आएगा, वो ये है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 6 के तहत है, और उसके जो इस वक्त जिन आर्टिकल्स के तहत ये बहस होगी वो है आर्टिकल 33, 34, 35, 36 और 37। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि बजाय इसके कि अक़वाम जब उनके तनाज़ात पैदा हो जाएं तो मुतसादिम हो जाए, तो उसकी बजाय ये करें कि वो गुफ्त-ओ-शुनीद करें। तो उसमें एक है मुज़ाकरात, दूसरा है इंक्वायरी के तहकीकात की जाए कि भाई असबाब क्या है। फिर यह है कि उसमें सालसी करवाई जाए, मीडिएशन करवाई जाए, फिर जो है उसके कंसिलिएशन के लोगों में सुलह करवाई जाए। फिर अगर ये तरीके नहीं कामयाब होते हैं
तो उसके बाद अगला तरीका ये है कि आप किसी तरीके से जो जुडिशल ज़राए हैं या जो रीजनल मैकेनिज़म्स को मुतहर्रिक करें, तो मसलन जो इलाक़ाई सतह पे जो मामलात हल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बहस इसलिए अहम है कि लोगों का ये ख्याल है कि चैप्टर 7 अक़वाम मुत्तहिदा कोई चार्टर है, वो बहुत अहम है क्योंकि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा बराह रास्त मुदाखलत कर सकती है। जी। लेकिन वो समझते हैं कि चैप्टर 6 इतना अहम नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि सलामती काउंसिल जब भी चाहे तो ये किसी मामले को ज़ेर बहस ला सकती है और उसे 7 के तहत भी ला सकती है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की क़यादत इस सिलसिले में है कि सिफारतकारी को तरजीह दी जाए, ना कि जंग। अच्छा सर, क्योंकि देखिए हम एक पार्टी भी हैं, कश्मीर के मसले में तो पाकिस्तान के यानी जब वहाँ सदारत संभालेंगे मुस्तकिल मंदूब, तो हम एक वी आर पार्टी टू इट, कश्मीर के मसले को रेज। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। अगर सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट कर दिया जाए इस सदारत के टेन्योर के दौरान कि भाई ये करारदादें हैं, ये कश्मीर का मसला है, क्यों इसको हमारी करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, तो थोड़ी बहुत कोई पेशरफ्त हो सकती है या हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? जी, जिन मामलात की तरफ मैंने इशारा किया वो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 6 के तहत हैं और हमारी करारदादें भी जो है चैप्टर 6 के तहत पास हुई थी और वो अभी तक जो है ज़िंदा है और फ़ाल है, क्योंकि एक दफ़ा करारदाद जब पास हो जाए तो उसको अगर रद्द न करे सलामती काउंसिल, तो उनके बारे में जो भी उनके मुताल्लिक़ जो भी इक़दामात हैं वो ऑपरेटिव रहते हैं। तो ये मसला मेरा ख्याल उठाया जाएगा। मेरी इत्तला के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसके एक इजलास की सदारत करेंगे जिसमें ये मौजू ज़ेर बहस आएगा और वो यकीनन इन करारदादों का जिक्र करेंगे। एक चीज़ जो कही जाती है कि जनाब ये एक कश्मीर से मुताल्लिक़ जो भी करारदादें हैं, 12 के करीब करारदादें हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चैप्टर 6 के तहत पास हुई हैं। तो इससे लोग ये कहते हैं कि अगर ये चैप्टर 7 के तहत होता तो हल हो जाता। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बारीक नुक्ता जो लोग नहीं समझते, ख़ासतौर से जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में इल्म नहीं है, कि उसमें यह है कि इन आर्टिकल जिनका मैंने ज़िक्र किया उसमें अगर फ़रीक़ैन बाहमी मुशावरत से या जो भी आर्टिकल 33 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने कहा था कि निगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, इनसे नहीं हल होता तो सलामती काउंसिल दोबारा से इस मसले को ज़ेर बहस लाए और नए तरीके ढूंढे, उसमें सेक्रेटरी जनरल को ये जिम्मेदारी सौंपे या फिर जो है आलमी अदालत में भी आप रुजू कर सकते हैं। जी सर, इस वक्त तो सबसे अर्जेंट है कि गजा में सीज फायर हो। जो मुझे जिस बात पे सबको हैरानी होती है कि ट्रंप ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है। पाकिस्तान भारत की जंग में सीज फायर हुआ तो घंटों में हुआ। इसी तरह इजराइल और ईरान की जंग में एक दिन में फैसला हुआ सीज फायर। जब यहाँ गजा की बात आती है, इजराइल 60 दिन का हो गया। जी जी बिल्कुल, सुबह की पेशरफ्त। अच्छा, सुबह। तो मैं जब खबरों में सुन रही कि जी एक हफ्ते के बाद हफ्तों में बात हो रही है, तो बड़ा दुख हो रहा था कि यहाँ तो सिर्फ एक मुल्क को इंस्ट्रक्शन देनी है, उन पे जोर डालना है। तो सीज फायर अगर हो गया और ये अच्छा आज सुबह हुआ जी जी 60 दिन के लिए वो सीज फायर का मुआहदा हो, तो ये रहना चाहिए और मुझे वैसे लगता है तो प्रोलॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सीज फायर क्या है, और पाकिस्तान को इस पे जो है ना बड़े सीरियसली इस इशू को ही एड्रेस करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वहां तो क़यामत है। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, वहाँ जंगबंदी होनी चाहिए। जंगबंदी हुई है, आर्जी जंगबंदी है। अभी खदशा और ख़तरा ये है कि ये जंगबंदी उस वक्त तक कहीं ना बरकरार रहे जब तक कि यरगमाली, इसराइल के यरगमाली जो है वो यानी हॉस्टेजेस वो वापस नहीं आ जाते। अगर वो वापस आ जाते हैं तो अमेरिका को ज़ामिन बनना पड़ेगा कि इसराइल दोबारा हमले नहीं शुरू करेगा। और इससे जुड़े कई मसाइल हैं। देखिए, एक बड़ी पिक्चर भी है अमेरिका के नुक्ता नज़र से, वो अब्राहम अकॉर्ड्स जिनका मकसद यह है कि अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जो तफावत है उसको ख़त्म किया जाए और उनको करीब लाया जाए या किसी तरीके से इलाके में अमन और सलामती के लिए कोशिश की जाए। तो उसमें शाम और लबनान को शामिल करने का एक उसके सिलसिले में पेशकदमी हो रही है पसे पर्दा, और दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब के ऊपर काम हो रहा है। लिहाजा ये 3 ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब अगर उसमें शामिल होता है, मैं कहता हूँ अगर वो शामिल होता है, क्योंकि उसमें अपनी उलझनें मौजूद हैं, तो उसे भी अमेरिका के साथ जामिन होना चाहिए कि गज़ा के ऊपर जंगबंदी बरकरार रहे, गज़ा में क़त्ल-ए-आम ख़त्म किया जाए। और फिर जो है
जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी मगरबी खनारा जो है इसको और गजा को आपस में जोड़ दिया जाए और एक फ़लस्तीनी रियासत का भी क़याम अमल में लाया जाए कि फ़लस्तीन को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है और उसको जो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया है। तो आपने दुरुस्त कहा, मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि जिस किस्म का जेनोसाइड गजा में हुआ है और मैं दूसरे जो इलाके हैं, जो मकबूजा इलाके हैं, उनमें भी ये इस किस्म का जेनोसाइड जारी है। बिल्कुल, तो इसको अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बस, हमारे पास वक्त भी कम रह गया, ये जो आपकी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में, आपने जो चैप्टर 6 और 7 की बात की और हम कश्मीर की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि ये भी देखा जा सकता है कि अगर उन करारदादों पर अमल नहीं हो रहा तो ऑल ओवर अगेन सोचा जाए, देखा जाए कि कोई और हल निकाला जाए मसले के हल के लिए। इससे आपकी क्या मुराद थी, यानी कोई इस तरह की इंडिकेशन, यानी जरा सी वजाहत इसकी चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है दो तरफा मुज़ाकरात के लिए माजी में तैयारी का इंदिया देता रहा है, लेकिन वो इसमें मुनाफिकत का मुजाहरा करता है। जब दो तरफा मुज़ाकरात होते हैं तो वो कश्मीर का मसला ज़ेर बहस लाने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो कहते हैं दूसरे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करो, टूरिज़म के ऊपर करो, टेररिज्म के ऊपर बात करो या किसी और चीज़ के ऊपर, लेकिन कश्मीर के ऊपर मैं माजी में बहुत सारी मुज़ाकरात में शरीक भी हुआ हूँ, तो उसके ऊपर वो बात नहीं करता। तो एक तो ये है कि जो सदर ट्रंप ने जो मई में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई थी, उसके बाद जंगबंदी के बाद जो उन्होंने किरदार अदा किया, तो उसमें जो उन्होंने ऐलानात किए उनमें एक ये भी था कि वो मसला कश्मीर को हल करवाने में मदद करेंगे। लेकिन वो हिंदुस्तान तो पीछे हट गया। तो अभी जो आपके पास आलमी सतह पे एक नई पेशरफ्त हुई है कि एक मरतबा फिर जो है कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है, मसले के तौर पर सामने आया है और बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे आया है। तो सलामती काउंसिल के ज़रिए या दूसरे किसी ज़रिए से जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मिसाल के तौर पर सालसी या एक थर्ड पार्टी जो है उसका इसमें शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इसे दो तरफा किया गया तो हिंदुस्तान मुज़ाकरात के लिए सही है। यानी ये हल, ये आप सही मुख्तलिफ राय का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कि एक थर्ड पार्टी जो कि पावरफुल पार्टी हो, जैसे यूएस या ट्रंप, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम बात करें, ट्रंप कोई भी हो सकती है वो पार्टी, वो आके फिर इस मसले को कहे कि भाई फोकस यही रखना आपने, तिजारत पे बात होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये फोकस अगर आपका डाइवर्ट होगा, जो कि ओवर द इयर्स हो रहा है भारत का, तो इस पर हम उसको मेक श्योर करवाएंगे कि बात करनी है कश्मीर पे, पिवटल पॉइंट है, वहां से ही सब कुछ चलता है, तिजारत वगैरह। और ये मैं बताऊं, ये दुनिया के सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी है, दुनिया के हर मुल्क के लिए, हर इंसान के लिए, कि गजा में जो मुसलमान हैं उनको इंसाफ मिले। वजह मैं आपको बताती हूँ, हमारे शो पे जब ये बात हुई मैं लरस जाती हूँ सोच सोच के, जब एक फ़लस्तीनी भाई ने कहा था कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए, दुनिया वालों के लिए सिर्फ बद्दुआएं हैं, उनकी औरतों की बद्दुआएं, उनके बच्चों की आहें, ये दुनिया को अपनी लपेट में लेके दुनिया के लिए सिर्फ तबाही बनेंगी। और देखिए हमारे इर्द गिर्द क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है वाकई इनकी जो बद्दुआएं हैं सबको लग गई हैं। जितने हादसे हो रहे हैं, जितनी तबाहियाँ हो रही हैं, जंगें हो रही हैं, बदसकूनी है, ये फ़लस्तीनियों की बद्दुआएं हैं, उनकी आहें। एक ब्रेक हमने लेना, राइज एंड शाइन में ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज़ुहैब, कुछ टूट रहा है, कुछ है, कुछ क्या टूट रहा है? भारत टूट रहा है। जी हाँ, भारत के अंदर इतनी तोड़ फोड़ शुरू हो गई। ये भी हम लोगों ने पहले, याद है आपको, हमने शो पे बात की थी जब जंग के दिनों में, कि अब जो है भारत ऐसे चल नहीं सकता, वहाँ के लोग ही जो हैं एंटी मोदी हो गए हैं और आपस में बट गए हैं, इतने बुरे हालात हैं। और उसके एक ये उसका रेपरकशन ये कि लोग अब इंडिया छोड़ के बाहर हैं, और ख़ास तौर पे उनकी एलीट, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ हमारी जो फाइनेंस सेफ नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, यहाँ से निकलो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भारत से मुताल्लिक उसके अपने लिए बुरा है, अपने उसके मुल्क के लिए, और जिस तरह की उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, एक्सट्रीमिज्म पे मबनी जो पॉलिसीज उनकी हैं, अपने नेबर्स को लेके भी, अपने मुल्क के अंदर भी, और एक टॉलरेंस का जो भारत के अंदर पहले सुना करते थे, तो वो खत्म हो गया और उसका मईशत पर अब असर पड़ रहा है। हेनली एक रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल इदारे ने, और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्वेस्टर्स के लिए भारत सेफ नहीं है। अच्छा, जब इस तरह की कोई बात करता है कोई इदारा, तो एक तो इन्वेस्टर्स जो बाहर से आते हैं और उस मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं,
एक वो भी होते हैं जो अपने मुल्क के ही लोग होते हैं और बिलियनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े उनकी ज़ाहिर अर्निंग्स होती हैं, तो वो भी सोच रहे होते हैं क्योंकि उनके भी टेंटिकल्स पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना जितना भी कैपिटल है वो उठा के उन ममालिक में लेके जाएं जहां वो सेफ हैं। तो 350 के करीब फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा वहां पर अर्न कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हैं। तो उन्होंने अब ये सोच लिया है कि भारत से निकलना है। इसकी वजह से जैसे मैंने पहले बताया था कि $26 बिलियन भारत से निकल जाएंगे, बताया जा रहा है, भारत की मोदी की पॉलिसीज की वजह से। ऐसे क्रैश डाउन करेंगी इनकी स्टॉक मार्केट, इनके वैसे जो क्लेम्स हैं कि जी इतनी ये पावर है, इकोनॉमिक पावर है, ये पावर कैसे रहेगी? अच्छा, ये तो पहले हमने बोला था, अब सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हेनली रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है। बिल्कुल। और बहुत मानी हुई ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने कहा है भारतीय अशराफिया एलीट जो है बरतानिया, अमेरिका और अमारात जैसे ममालिक का अब रुख कर रही है और वहां पर अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया डिफेंस एनालिस्ट खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, ये तो भारत की अपनी पॉलिसीज का नतीजा है जो वो लेकर चल रहे हैं और हॉस्टाइल एक मतलब नेशन नेबर्स के लिए भी है, अपने मुल्क के लिए भी वो खतरनाक है उनकी पॉलिसीज, और अब सफर करना शुरू कर दिया भारतीय इकोनॉमी ने भी। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नादिया और जोएब, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आज की ये नहीं है, ये तो हिस्ट्री भरी पड़ी है हिंदुस्तान की इस तरह के एडवेंचर या मिस एडवेंचर की, जिसकी वजह से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। लोग अपनी ग्रोथ चाहते हैं। एक हद से ज्यादा लॉयल्टी एक मुल्क के साथ 100% लोग नहीं रखते। लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपनी फ्यूचर देखते हैं, अपना बिजनेस वेंचर देखते हैं। इजराइल का आपने देख लिया, कितने लोग, हजारों लोग वहां से निकलना चाह रहे थे और निकल भी गए जब ये जंग शुरू हुई थी। तो ये नेचुरल है और हिंदुस्तान ने आज नहीं किया। मैं आपको हिस्ट्री में तकरीबन ऑलमोस्ट 60-65 साल पीछे ले जाता हूँ। 1962 में हिंदुस्तान ने जब किया था पहला एडवेंचर, एक किया था हमारे जंग से भी पहले, जब 65 के हमारे साथ हुई थी, 62 में चाइना के साथ जंग हुई थी। और अब नेहरू उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जाहिर है, जो पायनियर बिजनेस बनाने वाले। मैं हिस्ट्री आपको इसलिए रेफर बैक कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज पर आज से क्वेश्चन नहीं हो रहा। 1962 में चाइना ने हमला किया और ये लद्दाख एरिया में इनका एक डिस्प्यूट था जिस पर हमला किया। चाइना ने ऑल आउट जंग छेड़ दी और उसके बाद दौरान जंग नेहरू ने ये डिसाइड किया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कि एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना। और जबकि इनको सारी एडवांटेज थी, इनके पास जेट्स भी सारे ब्रिटिश थे, ट्रेंड भी ब्रिटिश थे, नए नए आजाद हुए थे 13-14 साल पहले, और चाइना के पास कुछ नहीं था उस वक्त। पुराने मिक्स के अलावा नया नया मुल्क को भी आजाद हुआ था, उनके पास कुछ नहीं था। आज तक हिंदुस्तान में वो केस स्टडी पढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में ये डिस्कशन, ये भी जब भी बातों की होती है चाइना की वॉर्स की, तो सबसे पहले वो इंडिया के साथ डिप्लॉयमेंट आती है। वो क्यों आती है? वो ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स से इस्तेमाल क्यों नहीं की। ये समझने से कासिर दुनिया भी आज भी, और क्यों नहीं की थी? बेसिकली उनको खौफ था कि ये जंग हम संभाल ही नहीं सकेंगे। तो क्रिटिसाइज आज का नहीं हो रहा। हिंदुस्तान उस 1962 से, जब पायनियर जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मुल्क बनाया था उनका अपना, उस पर भी आज तक क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये हमें एम्बैरस करते हैं, हमें टाइमली डिप्लॉय नहीं करते हैं, हमारे इनसिक्योर कर देते हैं, हमें दूसरों के हाथों शर्मिंदा कर देते हैं। तो 1962 से लेकर 2025 तक आपने देख लिया कितने सालों की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, जब भी लोगों के दरमियान इनसिक्योरिटी की, कुछ लोग मजबूर होते हैं जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती या उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं होती या बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं और एक किसी प्राइड या किसी और वजह से वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। सर, ये बताएं, ये तो जो एलीट 5 है इंडिया के, एलीट 5 में कहूंगी द 5%, जिसकी वजह से इंडिया का एक इतना सुपर पावर वाला इमेज है जिसपे बड़ा घमंड होता है इन लोगों को, तो वही जब छोड़ के चले जाएंगे तो इनके पास रह क्या जाएगा? कितना इनको हिट पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी को, इनके क्लेम्स को, इनका जो ब्रांड इन्होंने अपना बनाया हुआ है दुनिया के आगे, कितना नुकसान होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा दिया। देखिए, यही लोग एक किस्म का ना सिर्फ इकोनॉमी का पहिया होते हैं बल्कि आपका इंटरनेशनल फेस भी होते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वर्ल्ड ओवर। अगर आपकी टॉप लीड, जो मजबूर लेबर क्लास का बंदा है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, वो जाए या ना जाए, वो विजिबल नहीं होता। जब बड़े बड़े कारोबारी लोग या बिजनेसमैन या ऐसे टेक्नोक्रेट्स निकलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि वो ही तो दुनिया नोटिस करती है। जॉब एम्प्लॉयमेंट की लगकर कोई क्लर्क चला जाएगा, कोई कैशियर चला जाएगा बाहर, या कोई लेबर चली जाएगी, तो वो दुनिया नोट नहीं करती। दुनिया करती है कि ब्रेन का फ्लाई ऑफ कर रहा है या इंटेलेक्ट का फ्लाई ऑफ कर रहा है, और वो जाहिर है इफेक्ट होता है और जो होगा हिंदुस्तान को। तो मतलब लेकिन फिर उससे क्या वो अपना पैसा निकाल लेंगे बैंकों से, सारा कहीं और लगा लेंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, किस तरह का लॉस होगा इनको, इंडिया को? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक सबसे बड़ा, देखिए, इस ऐसे सिचुएशन में पैसा निकालना बाद में होता है, जो ट्रस्ट गायब होता है।
जो लोगों का एतमाद होता है अपने मुल्क पर भी और बाहर के लोगों का आपके मुल्क पर भी, सबसे ज्यादा वो यहाँ पे। अगर आप पाकिस्तान में देखें, अगर कोई बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स और खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात हो वो चलना शुरू कर दें, तो दुनिया ये कहेगी कि पाकिस्तान इनसिक्योर हो गया, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो बाहर से आना चाहते हैं, तो कोई फॉरेन इन कंपनीज हैं, वो सबसे पहले ये देखती हैं कि आपके अपने लोगों का कंफर्ट लेवल या ट्रस्ट लेवल कितना है। तो जब वो शेकी हो जाता है, और ट्रस्ट लेवल के साथ साथ सर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है वहां पर, यानी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी? इसमें रिपोर्ट में सर ये भी है कि इंडियाज स्किल क्लास इज वीकनिंग डे बाय डे एंड द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिसीज इज डैमेजिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो ये देखिए ना, ये तो आपका जो स्किल क्लास है चलाने वाली मुल्क को वही है, और वो मिडिल तबका जब आप वो निकाल देंगे तो इकोनॉमी का पहिया ही नहीं चल पाएगा फिर। तो देखिए, जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की मई में जंग शुरू होने वाली थी, तो कुछ चैनल से मुझसे पूछा था कि इसका नुकसान हमें ज्यादा होगा अगर हिंदुस्तान हमला करता है। मैंने कहा हिंदुस्तान को रियलाइज करना ही चाहिए कि शायद विजिबली वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, पर इनविजिबली हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म उनको नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो वो हो की गया। इजराइल का भी यही हुआ, हिंदुस्तान का भी यही हुआ। लोग निकलना शुरू हो गए, लोगों का ट्रस्ट खराब हुआ। जो सबसे बड़ी, हिंदुस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी भी कहता है और जाहिर है एक बिजनेस मार्केट कहता है, और ग्लोबल मार्केट है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप खुद एक ऐसा ही है जैसे आप अपनी इकोनॉमी पर हैंड ग्रेनेड फेंकते और फिर कहें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। आप खुद डैमेज जब कर रहे हैं, खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जाना चाहते हैं, तो फिर दुनिया तो जाहिर है बहुत कॉन्शियस है। जो इन्वेस्ट करता है वो तो सबसे पहले ये देखता है कि सिक्योरिटी मेरे पैसे की है कि नहीं। इसीलिए ये सारे आपने नोट किया और ये डाटा बिल्कुल ठीक है जो शुरू हो गए। और ये चेन इफेक्ट देखें ना, चेन इफेक्ट इसमें मजीद भी देखें, ये बात आ रही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पर, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो जब सियासी इंस्टेबिलिटी कहीं भी किसी मुल्क में हो, हमने ये बहुत बड़े मुल्कों में तजुर्बे किए, पाकिस्तान में भी एक वक्त में सियासी और रहती भी है, लेकिन कमियां ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब ज़्यादा होती है तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है, जीडीपी हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी जिक्र किया जा रहा है, और ये इसी वजह से और मुझे लगता है कि ज़ोहैब ये प्रेशर भी देने का एक तरीका है कि इस हुकूमत को निकालो, हम लोग जा रहे हैं, ताकि जो आपकी ऑपोजिशन है वो भी, उनके पास भी जवाब हो इनको हटाने का, इस पागल को, कि भाई ये एक्सट्रीमिस्ट हो, तुमसे देखो मुल्क का क्या हाल हो रहा है, लोग जा रहे हैं। तो ये प्रेशर डालने की भी एक बात है। ये देखिए, मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, ये वो पहली ईंट होती है या पहला कार्ड होता है डोमिनो इफेक्ट में। डोमिनो इफेक्ट ये होता है कि अगर आप कार्ड लाइन में खड़े कर दें और एक कार्ड को गिराने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे कार्ड गिरते जाते हैं। जैसे बचपन में ईंटें खेलते थे कि एक कोई मारा तो सारी गिरती हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह। बिल्कुल, जो डोमिनो इफेक्ट की जो पहली ईंट होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होती है। अगर आप उसको गिराएंगे तो सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी लोगों में आएगी, ना सिर्फ लोकल में आएगी, बाहर के लोगों तो डेफिनेटली आएगी। वो ये क्वेश्चन करेंगे कि ये ऐसा मुल्क है जो हर 2-4 साल 10 साल बाद एक एडवेंचर या मिस एडवेंचर करता है, अपने नेबर्स के खिलाफ हर एक को बुली करता है। देखिए, ये कहना, मैं एक डाटा जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये तकरीबन 22% हम इस खित्ते में लोग रहते हैं दुनिया का, यानी ये जो हम सार्क मुल्क हैं ये 22% के करीब है। और आप सोचें हम आपस में ट्रेड कितना करते हैं, ओनली 5%। और किसकी वजह से? हिंदुस्तान की वजह से। ऑब्वियसली जितने मुल्क छोटे हैं, जाहिर है हिंदुस्तान से चलना नहीं चाहता, एडवेंचरिज्म करता रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, तो ना खुद ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान, ना अपने नेबर्स को ग्रो कर रहा है। और सर देखे ना, ये यहीं से जुड़ा हुआ है। आपने कहा ना हाउस ऑफ कार्ड्स है और एक चेन इफेक्ट है। तो जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो आपके डिफेंस भी फिर उस तरीके से कमजोर हो जाएगा ना। और आप उनके डिफेंस, ताशी ने कहा भी, जिसका आपने भी जिक्र किया था कल हमने शो पर, कि उन्होंने कहा कि राफेल गिराए हैं और हमें अलाउ नहीं किया गया था। और आई थिंक उससे जो इनका जो शेम इनके ऊपर आई है, जो दुनिया भर इनको जो सुना रहे हैं, वो उससे भी डील नहीं कर पा रहे कि हमने क्या अपना एक बनाया हुआ था इमेज और असलियत हमारी सामने आ गई। सर वैसे आपको लगता है कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह नेतन्याहू ने अपने लोगों को मना कर दिया था इसराइल से कि कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं निकलेगा, मरो बेशक इधर, लेकिन कोई यहाँ को छोड़ के इसराइल को नहीं जाएगा। डू यू थिंक कि मोदी भी इन लोगों पे प्रेशर डालेगा कि भाई कोई छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो वो है और ऐसा कर सकता है। और डिफेंस वाला भी जरा इस पे ये भी ऑब्वियसली मुतासिर होगा फिर उनका। जी डेफिनेटली। देखिए, डिफेंस स्टैंड लोन नहीं होता। जो डिफेंस किसी भी मुल्क का होता है, मेरा मानना ये है कि देखिए, जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो एक जिस्म होता है, जो कौम होती है वो जिस्म होता है, और उसके हाथ में एक वेपन होता है, वो आर्म फोर्सेस होती है। जब जिस्म इफेक्ट होगा, चाहे हेल्दी नहीं होगा या कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा या हेल्थ ब्रेन वाइज डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं करेगा,
तो ऑब्वियसली जो हाथ में आपके टूल है, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, वो भी इफेक्ट होती हैं, और जाहिर है उसको भी उसी तरह सप्लाई जाती है, एनर्जी की भी सप्लाई जाएगी, मोटिवेशन की भी सप्लाई जिस्म से जाती है। अगर जिस्म का जैसे हम कह रहे हैं कि अनहेल्दी होगा या कंफ्यूज होगा, ऑब्वियसली जैसे हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर किया, और मैंने आपको कहा कि आज का नहीं कर रहे, मिस एडवेंचर 1962 से कर रहे हैं और अपनी हिस्ट्री भरी पड़ी है, तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। इजराइल का तो देखिए, वो फिर ये लोग स्मगल होना शुरू होते हैं, लोग एस्केप करना शुरू कर देते हैं। इजराइल में भी लोग रातों रात बोट्स में भागे हैं, कश्तियों में भागे हैं, एक किस्म का एस्केप करके इलीगल तरीके से फिर उन पे पाबंदियां लगी हैं। और आपको लगता है सर वही वाला सवाल कि मोदी इन लोगों को रोकेगा, अपने लोगों को, ये जो टाइकून्स हैं इनको रिलोकेट करने से? अगर बड़े बड़े टाइकून तो डेफिनेटली इंडिया जाएगा। अब जनरल पब्लिक तो उस तरह इफेक्ट नहीं करती, 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो इमेज इनका बढ़ाते हैं या खराब करते हैं, डेफिनेटली वो उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे या कोई ज़ाहिर नेगोशिएशन करेंगे, और आखिरकार अगर कोई बिल्कुल ही ज्यादा डैमेज हो तो आप शायद उस तक बात पहुंच तो चेंज आएगी ज़ाहिर है लेकिन क्या इंडिया में तो एक ही नारा है भाई, वहां नारा है सर एक ही है कि मोदी निकालो और भारत बचाओ। डिफेंस इनकी तो एक आवाज है, बिल्कुल हमारी भी यही आवाज है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। देखें, अवाम की सपोर्ट खत्म हो जाए, जब किसी भी मुल्क में, वो भारत हो या कोई भी मुल्क हो, अवाम की सपोर्ट खत्म हो जाए, मईशत बैठ जाए, तो फिर आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप मुल्क की सरहदों का दिफा कर पाएंगे, क्योंकि ये जंगें अवाम की सपोर्ट से ही जीती जाती हैं, और इसके लिए फाइनेंस चाहिए होता है, इसके लिए बजट चाहिए होता है। तो जब देखिए, आप जंग, उनके लोग जो जंग लड़ रहे थे उनको पता ही नहीं था हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। जब ये आपकी फौज में ऐसा जज्बा हो, वो क्या लड़ेंगे? और हमें था कि नहीं, हम अपने मुल्क के ऊपर, हमारे जो उन्होंने अटैक किया, हमें अपने आप को, हमें बचाना है इस मुल्क को, और हमारी जानें चली जाएं कोई बात नहीं। तो ये जो विल और ये जज्बा है वहां के लोगों में नहीं था। सियासी क़यादत की विल भी नजर आई यहाँ पे। वैसे डिफरेंसेस थे, लेकिन सियासी क़यादत इस मामले पर एक पेज पर थी, जो कि भारत में ये नहीं है। और भारत के लोग अब फेड अप हैं, जिसने बताया कि आम बंदे को सिर्फ ये वो सरवाइव करना है, अपनी उसको जिंदगी गुजारनी है, मेडिकल बिल्स, एजुकेशन, उसको सुकून की जिंदगी चाहिए, जंग नहीं चाहिए जब आपके पास जवाब भी नहीं है। तो इसलिए भारत अब बोल पड़ा है। शाइनिंग इंडिया से ये जो नोज डाउन इंडिया का सफर है, बड़ी तेजी के साथ भारत ने तय किया, और मोदी की क़यादत में ये बड़ा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। अब देखना यह है कि भारतीय अवाम इसके खिलाफ कब उस तरह खड़े होते हैं कि ये चेंज, तब्दीली लाएं और अपने कुछ हालात बेहतर करने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेना है। हम तो यही कहेंगे जी, मोदी निकालो, भारत बचाओ। लोगों को ये मैसेज है वहां के, समझ आ जाए तो बेहतर है आपके लिए। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी मौसम की बात करें। हाँ, करें, थोड़ी सी करें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना प्यारा मौसम है कराची में, और जो बारिशें हुई हैं उससे प्लांट्स, पौधे, दरख्त धुल गए हैं, तो उनका रंग ही बदल गया। मैंने कहा वो तो मुझे पता नहीं किस कलर के हैं। वो काफी अच्छे बाद, एक साल बाद, 1.5 साल बाद होता है ना, बारिश होती है, नहाते हैं पेड़ पौधे। लेकिन अब इस्लामाबाद के मौसम की आप करें बात, कोई बात नहीं, कराची में बारिश हो रही, ऐसी क्या बात? क्या हुआ? इस्लामाबाद में हो रही तो क्या हुआ? यहाँ बड़ी हरियाली हो गई एकदम, और इतने प्यारी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लवली। और तो इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। हाँ, तो एहसान बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में चल रहा है कि भाई बारिश हो रही है, और वो तो बताया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से कि मानसून का आगाज हो गया पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में ही बारिशें होंगी, तो इस्लामाबाद में तो वैसे भी होती रहती हैं। अच्छा, हम एक तो बारिश का भी पूछेंगे क्योंकि अपडेट आ गई, एक हम पेट्रोल प्राइसेस का भी जरा अहवाल दोबारा लेंगे ना, कि लोग क्या समझते हैं। उस वक्त तो बिल्कुल बढ़ी थी प्राइसेस 12 बजे के बाद, तो सुबह में लोगों को समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, लेकिन अब उसका असर उन पर जब पड़ रहा है, तो जरा फीडबैक लेना है कि लोग क्या कहते हैं पेट्रोल प्राइसेस के बारे में। तो इस्लामाबाद से हमें शिराज अहमद ने ज्वाइन किया, और लाहौर से ताहिर खान ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों हमें बताएंगे कि वहां के लोग क्या समझते हैं। तो पहले इस्लामाबाद का ही रुख कर लेते हैं, बारिश का भी पूछें। बारिश भी है, चले जी, शुरू करें जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको शिराज? आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, बस आवाज आ रही है। मौसम तो पीछे शिराज जबरदस्त मौसम लग रहा है। आपके हाथ में कोई कॉफी, चाय कुछ होना चाहिए था, समोसे। देखिए, असल बात ही, चूंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मुहर्रम के रोजे हैं, इसीलिए हाथ में कॉफी और चाय नहीं है, वरना मौसम वाकई चाय और कॉफी का था इस्लामाबाद का आज। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन बहुत प्यारा मौसम आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक तूफान है, और वो है तूफान महंगाई। उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ी हैं, तो उस पे लोगों का कितना गमो गुस्सा, यही टर्म है ना, गमो गुस्सा कितना है? देखिए, बिल्कुल
जाहिर बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। कई लोग जो है वो यहाँ पर तो खुद साख्ता महंगाई में इजाफा कर देते हैं। जिस तरह अब से कुछ देर कबल जब मैं आ रहा था तो जो ट्रांसपोर्टर हजरात है उनकी तरफ से भी खुद साख्ता जो किराया है उनमें इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक हुकूमत की तरफ से तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जो दीगर अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतों में इजाफा हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि जो यहाँ पर दुकानदार है, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स है, जो यहाँ पर दीगर कारोबार करने वाले हजरात हैं, उनकी तरफ से खुद साख्ता ही महंगाई में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। शहरियों से हमारी बात हुई तो भी इस बात का रोना रो रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर नहीं किया गया तो ये खुद साख्ता क्यों महंगाई में इतना इजाफा जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पहले भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। अशियाए खुर्दनोश जो है वो आम आवाम की पहुंच से बाहर थी, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ उसके बाद तो मजीद महंगाई हो गई और आवाम की पहुंच से अशियाए खुर्दनोश जो है वो दूर होती जा रही है। और आवाम भी इस बात का शिकवा करते हुए दिखाई दे रही है कि एक तरफ से तो हुकूमत दावे कर रही है कि मईशत मुस्तहकम हो गई, जो माशी इशारे है मुस्बत है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाम को इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तमाम जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी कीमतें जो है काफी बढ़ गई है और इसीलिए शहरी भी काफी परेशानी का शिकार है। 2 वक्त की रोटी भी और कुछ लोगों को बहाना भी मिल जाता है कि डबल ट्रिपल कर दो वही और बहाना बना दो पेट्रोल पे। बिल्कुल ऐसे ही ये जो अपनी मनमानी है ना, अपनी मर्जी से पैसे बढ़ा रहा। आप हमारे साथ रहिए शिराज, तारिक खान से भी जानते हैं। तारिक, आप बताइए लाहौर में भी क्या यही सूरत हाल है? पेट्रोल प्राइसेस बढ़े और अपनी मर्जी से लोगों ने कीमतें बढ़ा दी है, कोई प्राइस चेक नहीं हो रहा वहां पे? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि महंगाई का जिन जो है वो किसी के काबू में ही नहीं आ। और जब भी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें जो हैं उनके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो लोग ट्रैवल करते हैं लाहौर से बाहर अगर कहीं भी जाना हो तो वो ऑटोमेटिकली 5 से 10% जो है वो इजाफा कर दिया जाता है, जिस पर जब हुकूमत उस पर थोड़ी सी सख्ती करती है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो देखें, लाहौर से अगर कराची ट्रैवल करना है तो तकरीबन 8000 से ज़्यादा रुपये है क्या किराया है। अगर यहाँ से फैसलाबाद जो बहुत करीब है, इतना ज़्यादा 2.5 घंटे का सफ़र है, उसका किराया 1500 रुपये के करीब है। इसी तरह का आम चीज़ों की बात करें, जैसे जो आम खाने चीज़ें में इस्तेमाल होती हैं, जैसे हम टमाटर ले लें, आलू ले लें, प्याज ले लें, तो इनकी चीज़ जो है इनके रेट्स में भी बहुत फ़र्क है। जो कमेटियां बनाई गई हैं जो कंट्रोल करती हैं प्राइस को, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट्स के रेट का पता करें तो देखें, जो आलू का रेट है वो तकरीबन 40 रुपए के किलो है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन अगर आप आम मार्केट में जाएं तो वो 80 रुपए किलो में मिल रहा है। इस तरह मतलब देखिए, जिस रेशो से अगर महंगाई हुई है उस मतलब कि जी पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई, उसी रेशो में प्राइसेस चलो आगे पीछे हो सकती हैं। ये तो डबल ट्रिपल पे आ गए हैं। वही बात है, इंतजामिया का मसला है ना। प्राइस चेक कोई भी नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है, लोकल बॉडीज का सिस्टम उस तरह मुतारिक नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यही तो सबसे बड़ी आयरनी हमारे मुल्क की। शिराज, मुझे बताएं कि ये तो अभी का अहवाल आपने बता दिया, क्योंकि आप शहर इख्तदार में हैं, तो अगले 15 दिन बाद क्या होने जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस के बारे में क्या बात हो रही है? टॉक ऑफ द टाउन क्या है? हमने तो सुना है कि मजीद पैसे बढ़ेंगे पेट्रोल पर। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो मोतबर हल्के हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब 15 दिन बाद मजीद जो अनाउंसमेंट होगी तो उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेगी और शहरियों पर एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम जो है वो गिराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि जो PTV के 35 रुपये थे वो ख़त्म कर दिए। यानी एक तरफ से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान है, दूसरी तरफ से आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके वही जो है उसका बदला आवाम से ले रहे हैं। तो आवाम भी काफी परेशानी का शिकार है और आवाम का यही कहना है कि ठीक तरह से वो बात नहीं सुनते। मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। तो आवाम के पास तारिक भाई, आपको कहीं लग रहा है, तारिक भाई जो लाहौर में उनसे पूछूंगी कि कोई आपको लग रहा है कि लोग इस पे कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई तबका कोई जो है आवाज उठाएगा इस पे और गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये इसको रिवर्स करें, या ये कि जो ताजर और बाकी लोग हैं कि वो ऐसे प्राइसेस ना बढ़ाएं, उनको चेक किया जाए?
बात तो करनी पड़ेगी। एक लंबा अरसा गुजर गया, मैंने कभी आज तक प्रोटेस्ट नहीं देखा, स्वाय चंद जमातों के जो बयान हैं वो सियासी जमातों की तरफ से आ जाते हैं कि जो इजाफा है उसे हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि वो रोड पे निकला हो, उसने पेट्रोल का बाइकआउट किया हो या किसी चीज़ का बाइकआउट किया हो। और यहाँ तो चीनी का रेट जो है वो दिनों में बढ़ जाता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मैं आज से चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा या हम इस्तेमाल छोड़ देते हैं, कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके रेट आ जाए। इसी तरह जो बाकी ज़रूरत है, आप रेट का अंदाज़ा इस बात का करें, अगर आप रोड पे निकले तो आपको एक चीज़, सपोज मैं बात करता हूँ प्याज की, आलू की, ये आम चीज़ें हैं जो हर ही सालन में जो है मिलती है। अगर आप चले जाए तो आपको हर जगह आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। एक अगर 40 रुपए का बेच रहा है तो उससे आगे एक 50 रुपए का बेच रहा है, यही तो बात है ना, हैरानकुन बात है। बिल्कुल तारे, बहुत शुक्रिया आपने रिपोर्ट किया लाहौर से और शिराज से। जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता भाई, जब कम हुआ करें पैसे तो फौरन आप अगले दिन से कम करें ना प्राइसेस। उस वक्त आप कहते हैं कि हमने इन्वेंट्री ली हुई है, वो ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लग चुके हैं और ये लेकिन जब बढ़े हैं प्राइसेस तो आपने विद इन मिनट्स आपने जो है ना प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और इसमें ये भी है कि इंतजामिया क्या कर रही है बैठकर, उनकी गफलत क्यों है, प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं है, ये तो बड़े बड़े सवाल। हर बंदा अपने आप में, चाहे रेडी वाला हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, एक डॉन है कि जिसका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं और आपको कोई पकड़ेगा नहीं। अच्छा, फिर कार्टलाइजेशन ऐसी है, नेक्सस ऐसा है कि अगर लाइन से 10-12 दुकानें हैं ना या ठेले खड़े हुए हैं, उन्होंने शायद आपस में बात करते हैं कि यार आलू 200 रुपए से कम नहीं देने, तो वो एक से पूछे आप, लास्ट तक जो है ना वो 200 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल। और ये जब जगह जगह जब ऐसे ठेले और ये रेडियां आ जाएंगी तो फिर तो वो कुछ भी कह सकते हैं। इसको बड़ा एक तरीका हो, एक निज़ाम हो कि जी फला एरिया में सब जो है इनका बाजार लगेगा और ये इनकी प्राइसेस होंगी, इनको रेगुलेट किया जाए। दुनिया भर में ये होता है, हम आपको कोई इम्पॉसिबल प्लान नहीं बता रहे, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको कोई 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको अच्छी मैनेजमेंट चाहिए और हैरानकुन बात देखें ना, एंड इम्प्लीमेंटेशन और सजाएं और फाइन्स, बस जो हम कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं। और हैरानकुन बात यह है इसमें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने सियासी मफादात के लिए तो बहुत एहतजाज होता है और बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट और बड़े स्लोगन्स और ये वो, लेकिन अवामी नौयत का जो मसला हो ना, जिससे अवाम की वेलबींग जुड़ी है, उसके लिए कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे नुमाइंदे जो फील्ड पर होते हैं हमने देखा ही नहीं, याद ही नहीं हमें कि कभी कोई अवामी जमात एहतजाज के लिए। बिल्कुल, इन चीज़ों को बाइकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, सवाल करना, ये हमारा हक है और ये करना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि हम अफेक्ट हो रहे हैं। जब हम खामोशी से, असल में हम भी ना खामोश हो गए हैं, वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, खुद ही अंदर घुट रहे हैं, खुद ही अंदर हम जो है सफ़र कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए हुकूमत तक ताकि वो कुछ करें, बिकॉज ये फिर तरक्की नहीं है। एक तरफ हम खुश होते हैं पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह ये, और ऊपर से हमारी आम जिंदगी में हमारे लिए ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से सुकून ना हो तो क्या फायदा। ज़ुहैब बहुत बातें कर रहे हैं आज, बस कर दो ज़ुहैब बस इनफ। अब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। क्या फरमाया आपने? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम थोड़ी देर में बात करेंगे अबाउट एंटी एजिंग जो ड्रिप्स हैं, इंजेक्शंस हैं। वेट लॉस की एक अलग चीज़ है, लेकिन हम एंटी एज पे फर्स्ट टाइम ये जो है ना इनकी क्रिटिसाइज हो रही हैं बिकॉज एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की उससे डेथ हुई और ये कि फास्ट कर रही थी, कुछ खाया हुआ नहीं था, उसके बाद फिर ऐसे ड्रिप्स और इंजेक्शंस लेके ऐसा क्या हुआ कि कार्डियक अरेस्ट, एक बिल्कुल हेल्दी, उनकी एज भी कोई नहीं थी, ऐसी अगर खातून की एकदम डेथ हो जाए तो ये बड़े कंसर्न की बात है। दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है। ऐसे ही होता है कि ट्रेजेडी के बाद ही आप जो है इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अननेचुरल सा, जब पहले भी आप डिस्कस कर रही थी कि ड्रिप्स के जरिए याद एक बार विटामिन्स को पूरा करते हैं और वो ड्रिप लगती है और कुछ खवातीन बैठी, मुझे थोड़ा अननेचुरल सा लगा ये तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि आप एनर्जी ड्रिप्स या दूसरी ड्रिप्स लगा रहे होते हैं और साथ साथ आपको इंजेक्शन लग रहे होते हैं ग्लूटाथायोन और विटामिन सी के। मैं तो अपनी आंखों से, मुझे प्रोसेस ठीक नहीं लग रहा है। नेचुरल प्रोसेस होता है, अपनी डाइट को कंट्रोल कर। ये क्या बात है कि ड्रिप के जरिए क्विक फिक्स आप चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सर्जरीज भी बहुत सी इस किस्म की आ गई हैं जो कैंसर का बाइस बन जाती हैं और आपके लिम्स को खराब करती हैं। और ये ड्रिप्स फिर बहुत फ्रीक्वेंटली एंटी एजिंग के साथ साथ आप अपने आप को स्लिम रखने के लिए भी बहुत से इंजेक्शंस, टैबलेट्स, मेडिसिन ऐसी लेते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को खराब करती हैं और आपके लिम्स को खराब करती हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये इसकी बुराइयां भी सामने आ रही हैं और आपकी हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह हो रहा है। और ये डेथ कोई ना कोई इसका की वजह है पीछे।
कि ये जो डेथ हो रही है और बिल्कुल, एकदम कार्डिक अरेस्ट हो किसी जाता को है, नहीं भी इतना ये क्या फर्क वजह? पड़ेगा या, लेकिन वैसे फर्क पड़ रहा होता है, नजर नहीं आ रहा होता, वो पता नहीं रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए तो बहुत डेंजरस भी ये हो जाती है। और बिल्कुल ये ऐसे ही वाकई ये जो ड्रिप्स है ना, जब आप इसको लगाते हो ना, ये नैट ड्रिप हो गई दूसरी, आपको लगता है कि दिल मुंह बैठ से है बाहर आ जैसे। जाएगा। आई एक्सपीरियंस दिस वंस एंड दैट वाज द ओनली वन टाइम कि मैंने ये ड्रिप बिल्कुल ट्राई ऐसे की, और वो मैंने एनर्जी के लिए। और मेरी जो हालत, मैं तो शो पे बताया भी था, मैं कहा मेरे उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत तो नहीं यस, इट डज अफेक्ट तो योर ये हम इस हार्ट। पे हम बात करेंगे, अगला सेगमेंट हमारा शो के आखिर में हम ये बात करेंगे कि एक्सट्रीम डाइट वगैरह इसके क्या नुकसान आते हैं। लेकिन अभी हमने बात करनी है क्रिकेट, बड़े अरसे से खेल कूद, हमने इसको डिस्कस नहीं किया खेल-कूद। था और कोई इवेंट्स भी इस तरह के नहीं हो रहे थे। लेकिन अब एशिया कप का शेड्यूल जारी है और ये बताया जा रहा है कि 2025 एशिया कप 2025 दुबई में मुनक्किद कराने का फैसला कर लिया ये गया तो भारत तो पहले ही हार गया, अब क्या आप और मैच खेलेंगे? ये T20 मैचेस होंगे। इसका फॉर्मेट वैसे वनडे होता है, लेकिन अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो इन्होंने एशिया कप को भी T20 ही रख दिया है। और तो ये ये देखो, पहली ये दफा है। इंडिया में उन्होंने जी। होस्ट करना था, जंग खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो परसेप्शन दुनिया में अब क्रिएट हो रहा है इंडिया का कि ये तो सेफ जगह है ही जी, नहीं, तो बिल्कुल। प्लेयर्स आना ही नहीं चाहते, खेलना है कोई टीम, हम भी अब नहीं खैर आना चाहते। मुंतजिर है लोग पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की, जो कि अब तो दुबई में होगा, अब तो होगा, भारत अब पीछे होगा। नहीं हट सकता, And what a अब match. कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तो बड़ा मजा आने वाला है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिजल्ट जो भी हो, अब्दुल माजिद भट्टी हमें रिजल्ट join जो किया। भी हो, लेकिन ये जिस तरह ये जो दुबई में अब हो रही है सीरीज, भारत तो उस वजह से ही हार गया। हाँ, बाकी तो- हमारा मैच में जो भी रिजल्ट। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब और नादिया, आपको भी सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ऑल वेल। आप बताइए। आप माजिद भाई बिल्कुल खुश लग रहे हैं आप, क्या बात है? हम जो बातें कर रहे थे उधर से कुछ आपको उसमें कुछ लगा? नहीं, आपने जंग की बात की तो बहुत खुशी हुई कि हमने जंग जीत ली। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने जंगी महाज पर भारत को शिकस्त दी, अब क्रिकेट के ग्राउंड पर भी पाकिस्तान को उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है। तो लेट्स सी कि जो हमारी स्पिरिट हमें जंग के मैदान पर नजर आई, क्रिकेट के मैदान पर भी अगर वैसी स्पिरिट नजर आ जाए तो ऐसा क्या ही बात करना है। होगा माजिद भाई? ऐसे क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि जीत हो हमारी, आपके ख्याल में? देखें, जज्बा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग नादिया अनफॉर्चुनेटली हार से डरते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ कुछ बड़े नाम थे जो माजी में पाकिस्तान की जब भी टीमें बनती थी, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उन टीमों का हिस्सा होते थे। लेकिन अब ये जो बांग्लादेश की सीरीज होने वाली है जुलाई के 3rd वीक में, उसमें ये चौथी सीरीज होगी जब पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी इन तीनों प्लेयर्स को कंसीडर नहीं करेगी, ना उनको सिलेक्ट करने का इरादा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास जो नौजवान टैलेंट है उसको अब हम ग्रूम कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। यानी भट्टी साहब, इसका और मतलब हमने तो ये यही हो गया देखा- कि अगर बांग्लादेश में नहीं सिलेक्शन किसी की होती तो इसका मतलब यह है कि एशिया कप में भी नहीं होती और फिर वर्ल्ड कप भी नहीं होती, क्योंकि वर्ल्ड कप की ही तैयारियां ये हो रही हैं। ऐसे ही है ना? देखिए ज़ोएब, अगर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान की टीम के साथ ना हुआ तो मैं आपके पिछले एक शो में भी ये बात बता चुका हूं कि काफी पहले, तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले ये तय हो गया था कि अब ये तीनों प्लेयर्स जो हैं इस T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का पार्ट नहीं होंगे। सलमान अली आगा को मोहम्मद रिजवान की जगह इसीलिए कप्तानी दी गई कि अब पाकिस्तान की जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, वो नौजवान प्लेयर्स की तरफ और यंग ब्लड की तरफ जा रहा है, ताकि पाकिस्तान अपनी एक T20 की नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाए। नौजवान से मुराद है कि हारिस रऊफ सीनियर हैं, उनको टीम में रखा है, तो बेसिकली यानी कॉम्बिनेशन बना है। उसमें लेकिन मुझे बताइए, ये क्लैरिटी आप कि पूरा ये यूएई में ही होगा, दुबई में ही ये होने जा रहा है पूरा, क्योंकि ये तो भारत में होना था ना। चले पाक भारत मैचेस समझ आते हैं, ये फैसला बड़ा पूरा ही हैरान कप, करने। हाँ एशिया कप ही पूरा चला गया। अच्छा, 2018 में भी ऐसे ही था, भारत एशिया कप का मेजबान था, लेकिन पूरा एशिया कप जो है वो यूएई में हुआ। तो इस बार भी अभी तक जो इत्तलात हैं, कल रात की जो मैं आपको अपडेट बताऊं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके सरबराह जो हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो इस टूर्नामेंट का मेजबान है, उनसे कहा है कि आप टूर्नामेंट का शेड्यूल बनाकर हमें दें। और जो इत्तलात हैं कि
इसी हफ्ते ये जो वीक शुरू हुआ है, इसी हफ्ते एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग होनी है, जिसमें जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड वो शेड्यूल भेजेगा तो उस शेड्यूल को रद्दोबदल करके फिर बाकायदा उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। जो अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि 4 से 5 सितंबर जो है वो एशिया कप शुरू होने की तारीख है। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप मैच खेलेंगे, फिर सुपर 4 का जो स्टेज है पाकिस्तान और भारत का दूसरा मैच वहां होगा, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो फिर तीसरा मैच दोनों टीमों के दरमियान फाइनल में होगा। लेकिन ये आपको कैसा लगा, मुझे बताएं, ये आपको कैसा लगा कि एक वनडे इंटरनेशनल की बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं, तो फिर और लोगों जो क्रिकेट के फैंस हैं वो वनडे देखना चाहते हैं, और एशिया तो खास तौर पे T20 करके तो बेहतर फैसला नहीं लग रहा। देखिए जोएब, ये है तो अनफॉर्चुनेट चीज, बल्कि वनडे क्रिकेट तो छोड़े, टेस्ट क्रिकेट में भी तो बहुत से दुनिया के बड़े प्लेयर जो है उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। दरअसल T20 क्रिकेट को कहते हैं कि ये मसाला क्रिकेट है, जितना एक मूवी होती है 3-3.5 घंटे की, तो ये एक मूवी की तरह है कि 3.5 घंटे में आप मैच देखें, उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आई थिंक इसमें पैसा भी ज्यादा है, लोग जाके देखते भी हैं कि चलो थोड़े घंटों की बात है, चले जाते हैं, तो उनको फायदा ज्यादा है। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। अरे कुछ कहाँ अच्छा हो रहा है जोहेब, इतनी चीजों में मिलावट हो गई है जी। अच्छा ये मुझे बताएं माजिद भाई, ये बताएं कि ये इंडिया मान कैसे गया कि वो होस्ट नहीं करेंगे और दुबई में ये टूर्नामेंट, ये किसकी डिसीजन थी और उनको कितना उससे दुख पहुंचा है? देखें, इंडिया को पता है कि अगर वो एशिया कप खेलने से अभी इनकार करते हैं तो फिर जो T20 वर्ल्ड कप है उसका भी मेजबान इंडिया ही है, बल्कि इंडिया और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान है, तो पाकिस्तान वहां मना कर सकता है। इन दोनों टूर्नामेंट्स के दरमियान एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप गालिबन इस साल नवंबर में होना है, उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट करना है। मेजबान उसका भी इंडिया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इंडिया ट्रेवल नहीं करना, तो पाकिस्तान के मैच, विमेंस टीम के मैच जो है वो श्रीलंका में रखे गए। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे बड़े मुज़ाकरात होंगे और बड़ी इसमें टग ऑफ वॉर चलेगी कि हम नहीं आएंगे, तुम नहीं जाओगे, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखें भारत का तो नुकसान है ना, भारतीय फैंस एक्चुअली तो 1.5 अरब की आबादी वो देख रहे होंगे कि भाई एशिया कप में मजा आएगा, कल कितना में होंगे मैचेस दिल्ली, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि जी यूएई में हो रहे हैं। सबसे जो जबरदस्त मैच होने थे वो होंगे ही नहीं, तो क्या रह गया सीरीज में, क्यों आएंगे? देखिए उसकी बेसिक वजह तो यही है कि पाकिस्तान टीम ने तो, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आईसीसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगले 3 साल पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी। तो अगर भारत करवा भी देता अपने मुल्क में एशिया कप, तो पाकिस्तान टीम ने तो जाना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि चले, जो भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो भी दुबई की जो हॉस्पिटैलिटी है और वहाँ की 5 स्टार लग्जरी है उससे एंजॉय कर लेंगे, और टीमों को भी कोई मसला नहीं है। फिर दुबई में यह है कि पाकिस्तानियों के लिए तो थोड़ी सी मुश्किल आजकल वीजा पॉलिसी की वजह से है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी, भारतीय, श्रीलंकन, बांग्लादेशी ये आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। फिर वहां पर 3 ग्राउंड है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम है, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम है, तो ग्राउंड्स का भी इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये टूर्नामेंट इसी तरह जो बात की जा रही है इसका शेड्यूल फाइनलाइज हो जाता है तो चले, अच्छा है, एटलीस्ट लोगों को क्रिकेट देखने को मिलेगी, और खासतौर पर पाकिस्तान भारत की टीमें 2 से 3 बार आमने सामने आएंगी, तो वो एक जो पाकिस्तान भारत के मैचेस चूंकि कम होते हैं, लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मैच होंगे, तो एक साथ 2 हफ्ते में 3 मैच हो जाएंगे, तो लोगों की जो बहुत सारी तशनगी है वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे ये बात वाज़ेह हो गई ना कि पाकिस्तान को वायरस नहीं किया जा सकता, जो भारत की ख्वाहिश है। देखें कितना इंपॉर्टेंट है पाक भारत टाकरा उनके लिए भी, तो है, स्पॉन्सर्स के लिए भी, और इतनी फिर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलना चाहते, और उसके बाद फिर ये देख लें जरा। देखिए जोएब और नादिया, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान के बगैर ना वर्ल्ड क्रिकेट चल सकती है ना एशियन क्रिकेट चल सकती है। अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के बगैर खेल सकता है, तो भाई आप अफगानिस्तान के साथ खेलें, आप बांग्लादेश के साथ खेलें, आप श्रीलंका के साथ खेलें, लेकिन जो स्पॉन्सर्स का पैसा है, जो ब्रॉडकास्टर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्टार इसका ब्रॉडकास्टर है एशिया कप का,
वो पैसा इसीलिए उन्होंने लगाया कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे। तो इस वक्त ब्रॉडकास्टिंग भी और अब कंसर्न तो है कि एक और भी अब एक पार्टी आ गई है जी, वो तो बैटिंग वाले हैं जो ऑनलाइन खुल्लम खुल्ला बैटिंग कर रहे हैं। अब तो वो उनका पैसा बड़ा लगा हुआ है, वो छोड़ेंगे। और वो इंडिया के ही लोग हैं ज्यादातर। वो कितना प्रेशराइज करेंगे इनको कि नहीं जी पाकिस्तान के साथ वो तो पार्टी खेलना है। बहुत पहले से बड़ी बड़ी पार्टी है। हाँ, लेकिन वो पीछे होती थी, हम उसको बड़ा बुरा समझते तो थे। सारा हाई केसेस हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, और अब वो ऑनलाइन वो बेटिंग साइट्स काम कर रही हैं और एडवर्टाइज कर रहे हैं। देखिए ये तो चीज ना पहले खत्म हुई थी, ना आज खत्म हुई है, ना आइंदा खत्म होगी। ये तो ये चीज तो चलती रहेगी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट हो रही है और अच्छी क्रिकेट हो रही है दुनिया की। भाई अब पहली दफा आपसे बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट से मुताल्लिक। 7 सितंबर को पाक भारत टाकरा होगा, कौन जीतेगा ये माजिद भाई बता दें, तजर्बे की बुनियाद पे आगे क्या देख रहे हैं? एक नाम ले लें। देखिए मेरा दिल तो चाहता है कि पाकिस्तान जीते। बस फिर पाकिस्तान ही जीतेगा। माजिद भाई छोड़ दे, बस आपका दिल रुक जाए चाहता है वही होगा। बस मैनिफेस्ट। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे जो कि दुनिया अब इस वक्त अटेंशन इस चीज़ पे है कि जो एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, ड्रिप्स हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। बॉलीवुड एक एक्टर की आर्टिस्ट की जो अभी जान गई है, और उसके बाद फोरेंसिक्स ने बताया कि इसका ये वजह थी एंटी एजिंग। अब ये वेट लॉस नहीं है, एजिंग के अलावा बहुत सी और चीजें। और ये कि जी वो खाली पेट थी, शी वाज फास्टिंग, तो उसके बाद जब उन्होंने ये इंजेक्शन लिए तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, वरना अदरवाइज शी वाज फिट। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में डिबेट चल रही है कि ये हमारे लिए एक्चुअली कितने डेंजरस हैं और कितना लोग असल में फ्रीक्वेंट फ्रीक्ड हो आउट गया। थोड़े से हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और वो हेल्दी रहने के लिए जो काम कर रहे होते हैं वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम डाइटिंग कर जाते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर जाते हैं, एक्सट्रीम कार्डियो कर जाते हैं, फिर इंजेक्शंस लेते हैं, फिर उसके बाद वो मेडिसिन कुछ इस तरह की लेते हैं कि उनके फैट बर्न हो जाए, एक्सरसाइज यानी बड़े मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं ना, तो मॉडर्न तरीके भी अजीब से आ रहे हैं। और ये वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल है, ताकि मैं तो जहां किधर भी आप चले जाएं एस्थेटिशियन के पास, क्लिनिक में, यहाँ वो इतनी तारीफें करते हैं, अरे नया ड्रिप, फला ड्रिप, 20 तरह की ड्रिप्स हैं। और उसके मैंने अपनी आंखों से देखा, खवातीन के ड्रिप लगी हुई हैं, साथ में इंजेक्शन लग रहे हैं। डॉक्टर साहब ये वो विटामिन सी और ग्लूटाथायोन के भी साथ में इंजेक्शन लग रहे हैं। तो डॉक्टर इब्राहिम, फिर सर्जरीज भी हुई भी हैं, वो एक कैंसर का बायस बनती है। जी बात करें। जी डॉक्टर इब्राहिम जो हैं उनसे हम बात करेंगे, शो पे आते रहते हैं और बड़ी आपका तो मैंने पढ़ा भी था और वो वीडियो देखी थी कार्डियक मायोपैथी के बारे में, उसके बारे में भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? जी बेसिकली ये जो मसला चल रहा है ना, उसमें ऑफ कोर्स जो आपने कहा इट्स अ ट्रुथ फैक्ट कि आप अपनी डाइट को नेचुरली रिमीट करें, कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो नेचुरली सारी चीज़ें करें। आपको आर्टिफिशियल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियली हमेशा हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगी। देखिए, अगर विटामिन लेने तो आपको विटामिन एक डोज के हिसाब से लेना है। अगर विटामिन सी लेना है 500 माइक्रोग्राम, आपने अगर 4000 माइक्रोग्राम कहीं इन्फ्यूज़ करवा लिया तो ऑफकोर्स उसकी एक टॉक्सिकेशन ज़रूर होगी। वो निकलने के लिए एक वजह चाहिए कि भाई कहाँ से निकलेगी, तो ऑफकोर्स वो बॉडी के अंदर लोड बढ़ाएगी। बॉडी के अंदर लोड क्या बढ़ाएगी? पहले बढ़ाएगी लिवर में, लिवर से पीछे जाएगा लंग्स में, और लंग्स से जाएगा हार्ट में, तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी आवाम में क्या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, प्लस साथ में जब हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, जोश में जाना शुरू कर देते हैं कि मेरा पेट ज़्यादा है, मेरा ये ज़्यादा है, हम ना अपनी नी को देख रहे हैं। कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, नी बैठ जाती है, नी में पेन हो गया, कमर में इतनी शदीद चोटें लग जाती हैं कि हद नहीं। अब जैसे लोग पैडल खेल रहे हैं, अब जिसकी एज नहीं है पैडल खेलने की, वो खेल रहे हैं, अब नी बढ़ गया, टेनिस एल्बो हो गया, मतलब वो अलग एक हो गया। प्लस साथ में आपको नहीं पता कि आपके कार्डियक मसल एक एज पे जाके फैट हो गया, जो मसल्स हैं, जिसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर कार्डियोमायोपैथी हो गया है, आप जैसे ही जिम करना शुरू करेंगे और ज़्यादा करना शुरू करेंगे तो आपके मसल्स जो है वो कमज़ोर हो गए। अब आपको उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेट करना है, बाद में आप जाके। इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या ये वो लोग जिनके हार्ट रेट बहुत जल्दी ऊपर हो जाता है, आपको लगता है हार्ट रेट रेस्टिंग में भी ज़्यादा होता है, ये इनका चांस ज़्यादा है आपको? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या दूसरे टैकीकार्डियाज जो होते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट पहले करें। अगर इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें ठीक हैं, जैसे आजकल नया ज़माना आ गया, बड़े अच्छे मशीन्स आ गए। आप 40 साल के पहुँचे, आपने
कैल्शियम स्कोरिंग करा लेंगे, बड़ा सस्ता सा टेस्ट है। उसमें आपको कैल्शियम स्कोरिंग अगर लेस देन 5 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब आपके हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है। 40 इयर्स पे आप लिपिड प्रोफाइल करा लें। अगर आपका LDL नहीं बढ़ा हुआ, HDL अच्छा है, वेरी गुड। ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़े हुए, वेरी गुड। तो आप इन चीज़ों को देखें पहले कि आपको कार्डियक के पहले जाके देखना है कि भाई मैं सारी चीज़ें मेरी ठीक भी हैं कि नहीं है, या डायरेक्ट जाके उठा लें। बॉडी टाइप अब क्या जैसे है, औरतों का भी यही हो रहा है आजकल, जाके हाई एक्सरसाइजेस शुरू कर देती हैं। स्लिम तो दिखना। एरोबिक जो करा रहे हैं वो ये नहीं बताते कि आपको पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा के फिर आपको करना है। लोग क्या करते हैं, जाके बस ये वेट सर, एक उठाना फॉर्म दे शुरू। देते हैं डॉक्टर साहब, उस फॉर्म में लिखें जी हाँ जी आपको कोई मसला है, कोई आप दवाई ले रहे हैं, टुक 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 हो गया, Of course, हो गया वो- काम। जी, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन सर डॉक्टर साहब हमें वापस आना है उस पे एंटी एजिंग पे, इंजेक्शंस एंड ड्रिप्स जो कि बड़ी कॉमन हो गई हैं, और अभी यहाँ बड़े एस्थेटिशियंस के पास सैलॉन्स में लगाए जा रहे हैं कि जी हाँ वो आएंगी डॉक्टर और वो उस दिन आती हैं और वो ड्रिप पे लगाती हैं। क्या करता है ग्लूटाथायोन, विटामिन देखिए सी, ग्लूटाथायोन नेट करता क्या है, ड्रिप्स? देखिए नेट ड्रिप्स इज मल्टीविटामिन। अगर देखा जाए, यहाँ से नहीं, यहाँ से कान पकड़े, एक हमारे हॉस्पिटल में एक 25-30 रुपए का इंजेक्शन मिलता है जिसमें सारे B कॉम्प्लेक्स होते हैं, अच्छा, और वो कोई मुश्किल काम नहीं, आपने नॉर्मल लाइन में डाला, वो पीला पानी बन गया। सही। और आप वहाँ पे जाके कहीं लगाते हैं, ऑफ कोर्स वो कहीं वहाँ 25,000 का मिल रहा है दूसरी बन बून के आ जाता है, और वो आपको लगा दिया जाता है। और उससे क्या होता है, इससे एक नोजियाटिक फीलिंग होती है, क्योंकि उसमें एक स्मेल आ रही होती है, नहीं एक अजीब सी उससे एंजाइटी, बिल्कुल। पैल्पिटेशन, दिल, और बाकी अगर आपने कुछ कहते हैं जैसे कुछ ना खाया हो या कुछ टाइम हो गया हो तो और आपको घबराहट होती है। आपका हो रहा है। और मैंने एक लगाई थी, इसमें मैं तो आपको लगाना है। और आखिरी दफा देखिए अगर मल्टीविटामिन हम लगाते भी है तो 12-12 घंटे में, और स्लो ड्रिप चल रही होती है 24 घंटे में ऐड कर देते हैं। अब वो तो आपने 2 घंटे 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें 40 लगा मिनट्स में लगा दिया, रहे आप हैं। कितनी तेज जाते हैं। एक आयरन की ड्रिप भी, छोटी सी इतनी सी ड्रिप भी कम से कम 3 घंटे में जाती है, इतनी सी ड्रिप जो समझ ले 200 ml में जाती कहते हैं क्योंकि है। सख्त है। मल्टीविटामिन को ऐड ही आपको 1000 ml में करना है, तो कितना ज़्यादा, वो तो आपको देना भी बहुत स्लोली है। Slowly देना। जैसे ब्लड आप लगाते हैं, ब्लड 5 घंटे से पहले आप नहीं लगा सकते, चाहे वो 500 ml लगाना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मेडिकली आप, अब जो हमारा दौर है ना, नो डाउट, सॉरी टू से, पाकिस्तान में हर चीज़ इलिटरेसी भी ज़्यादा है। सब समझते हैं मैं लिटरेट हूँ, मुझे पता है सारा इलिटरेट, सारा निज़ाम। लेकिन हेयर से पे चल रहा है, उसने ये कहा, बस उसको ये बेहतरी हुई वो तो मैं भी ये उसने कर कहा लूं। कि यार वो और मार्केट उसने कर लो। मार्केट कर दिया, सोशल मीडिया पे 4 लोगों को ले आया, उसने उसको पैसे दिए, उसने पैसे दे के उसकी मार्केट की। अब वो पार्लर सब भागे जा रहे हैं तरक्की उसके हो गया। अब आप देखें एस्थेटिक्स का फील्ड किसकी है, डर्मेटोलॉजी की या प्लास्टिक सर्जन की, करेक्ट। 2 ही लोगों की फील्ड है। अब आप देखें हर पार्लर, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं भाई? एक न्यूट्रिशनिस्ट वो भी लगा रहे हैं, एक पार्लर वाले हैं वो भी लगा रहे हैं, पूरा लेजर का सिस्टम चला रहे हैं। हाउ डू दे नो कि भाई मेरे जॉ का जो वेन लाइन है, नर्व लाइन है, वो क्या है, किसी को नहीं पता। वो बोटॉक्स भी लगा रहे हैं, फिलर्स भी लगा रहे हैं, वो सारे ड्रिप्स भी लगा रहे हैं, उनको क्या पता कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेट ड्रिप और आप कह रहे सारी हैं, चीजें मल्टीविटामिन डॉक्टर लगाते आप हुए अगर देखें जी जी पार्लर में लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल पार्लर में, अब लेकिन पार्लर वो में आती authorize ही हैं नहीं है, डॉक्टर उनके साहब, पास वो 2-2 दिन उनके रखे होते हैं या एक दिन हफ्ते में डॉक्टर आती हैं जो पूरे शहर में अब घूम आपको के पता आती है कि हैं। उसकी ठीक है, क्वालिफिकेशन ये क्या है, बात ये, लेकिन नहीं हमें आपने सिर्फ आपको अवेयरनेस पता है कि होनी उसकी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, जी। आपको नहीं पता कि वो जो आ रही है डॉक्टर भी नहीं, है वो कि तो नहीं है। किसी अपनी दोस्त से सुन के आई है कि ये बड़ी जबरदस्त है, और नहीं, मुझे जो बड़ा- लगाने नादिया जी ने वाले एक बात हैं। कही कि हाँ। डॉक्टर आके वहाँ हफ्ते में एक क्या दिन वो आते हैं। डॉक्टर है या नहीं है। हमारे यहाँ तो क्वैक निज़ाम तो सबसे ज़्यादा है कराची में, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब इसको आपको क्या पता कि नहीं, कौन क्योंकि आके चेक कर ड्रिपों रहा से है। ना और इंजेक्शनों से जरा डरना ही Please, ये चाहिए, क्योंकि चीजें- इनका तो पूछा भी रिएक्शन जा- हो जाए ना। नहीं तो डॉक्टर साहब, देखिए- ये वैसे जी। सोचने की बात है, जो नेट ड्रिप है, मल्टीविटामिन है, इसके साथ जब वो लग रही हो उसमें ही इंजेक्शन विटामिन सी और ग्लूटाथायोन का ऐड करना, क्या ये It's not सही good. है? देखिए टॉक्सिकेशन, ये तो मैंने अपने सामने अपनी नजरों से देखा है। आपको मैंने बताया कि हर चीज की एक इंटॉक्सिकेशन है। अगर टॉक्सिक हो गया अंदर बॉडी में तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट जरूर होगा, कहीं ना कहीं जाके वो अटैक करेगा, चाहे वो लिवर पे कर जाए, चाहे आगे जाके लिवर को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि निकलना तो लिवर से है। इसके बैक में अगर लिवर से आगे नहीं निकलेगा तो पीछे कहाँ जाएगा, पीछे तो हार्ट है, हार्ट में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करेगा। और इसी वजह से ये फिर ऑफ कोर्स ये देखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेचुरल प्रोसेस इज द बेस्ट वे। देखें नेचुरल प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें, आपको विटामिन सी लेना है ना, विटामिन सी आप व्हाई नॉट ए लेमन अ डे। थोड़ा टाइम टेकिंग है, जरा सा सब्र कर ले। डिटॉक्सिफिकेशन आप करते हैं, ऑफ कोर्स डिटॉक्सिफिकेशन एक वर्ड है लेकिन है कुछ भी नहीं। बट आप जब लेमन जूस लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो क्या विटामिन सी का काम क्या है, निकलना। असल में डॉक्टर साहब रिक्वायरमेंट है कि पैसे खर्च करने हैं,
ये जो पैसे आ गए ना ये कहीं खर्च कर ले, हाँ, उससे जो उससे खुशी जो मिलती है ना, उस जैसा दिखना है। और अगर उसने लगाया है अपनी वीडियो पे तो मुझे भी लगाना है, एक मैंने word भी है कि करना I है, am मैं भी rich, वैसी हो but जाऊंगी। how I want to spend it, तो आप तरीके बताएं। तरीके बता तो तरीके डॉक्टर साहब, जी जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। वक्त हमारे पास कम है। अच्छा देखिए, इस सारी गुफ्तगू का यही अब क्रक्स निकाला हमने कि आपने अच्छा दिखना, अच्छा अंदर से आपको लगना है, यानी अच्छा दिखने के लिए आप अपनी जान पे भी खेल रहे हैं। और ये एंटी एजिंग वगैरह क्या है, ये इसलिए कि आप अच्छा दिखें, लेकिन क्या बज़ाहिर अच्छा दिखें या अंदर से भी अच्छा आपने जितने healthy भी रहना? केमिकल्स, ड्रिप्स, चीज़ों से आप बच सकते हैं बचें, अपनी बॉडी को इन चीज़ों से दूर रखें और हेल्दी रहें। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।